गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। सुप्रभात आप सभी बच्चों को। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर कवर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में हमारे वीडियोज आपको हेल्प कर रहे होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें। लाइव क्लासेज में बहुत सारे बच्चे खूब सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए और एग्जाम की तैयारी आप खूब तन मन धन से करते रहिए। जैसा कि हमने आपसे बताया, विजन 2021 और मिशन 2021 क्या है सर, कि 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी में आना है। और इसी मिशन के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक ऐसा चैप्टर जिसकी एग्जाम में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में इंपॉर्टेंस होने के साथ साथ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर टेक्निकल हो जाता है। तो टेक्निकल चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसमें हम आपको आज की क्लास में इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर कराएंगे, साथ में आज हम आपको रूल भी इसके सारे समझाएंगे। सर क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? आपको दो नाम ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के सिमिलर लगेंगे। जैसे आपको मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक मिलेगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन का मतलब ही होता है कंपनी या फर्म का बंद हो जाना। जब कंपनी बंद होती है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन, लेकिन जब कोई फर्म बंद होता है तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप के चैप्टर में हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी फंडामेंटल के साथ, यानी हमने फंडामेंटल पे चर्चा किया कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या रूल है। साथ में फिर हमने उनकी अकाउंटिंग भी सीखी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होगा। साथ में हमने आपको बैलेंस शीट पे भी चर्चा की। ये कहां पर किया सर हम लोगों ने? ये हमने किया फंडामेंटल के चैप्टर में। साथ में हमने आपको क्या बातें बताई सर? कंसेप्ट ऑफ आईओसी, कंसेप्ट ऑफ आईओडी हमने आपको सिखाया, पास्ट एडजस्टमेंट सिखाया, गारंटी प्रॉफिट पे हम लोगों ने चर्चा की। ये हम लोग फंडामेंटल के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। फिर चैप्टर नंबर 2 पे हम आए तो हमने आपसे डिस्कस किया अबाउट चेंज इन पीएसआर। ये एक्चुअली में एडमिशन के चैप्टर का पार्ट है, लेकिन आपकी बुक में सीबीएसई आईएससी में एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है जिसमें सारे रूल को कंपाइल कर दिया गया है। तो सर हमने चेंज इन पीएसआर में क्या पढ़ा कि जब फर्म के, इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। हमने आपसे कहा कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है डियर कि जब किसी फर्म की पार्टनरशिप डीड चेंज होगी तो उसी को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड कब चेंज होगी सर? जब पीएसआर चेंज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, जब किसी पार्टनर का डेथ होगा, जब हमारी फर्म एमलगेमेट होगी। एमलगेमेट का मतलब क्या है? जब मार्केट में एग्जिस्टिंग दो फर्म मिलकर एक नई फर्म बनाती हैं तो उसी को हम लोग एमलगेमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इन सिचुएशंस में आपकी पार्टनरशिप डीड वैसे होती क्या है सर? तो सर पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें फर्म के टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। उसी लीगल रिटन डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में जो चेंजेज होते हैं उसी को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। फिर चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, गुडविल क्या होती है, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं, उनकी वर्किंग कैसे करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। साथ में हम लोगों ने पढ़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। जनरल एंट्री हम लोगों ने पढ़ा, मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा हमने। और फिर हम आए एडमिशन के चैप्टर में, जहां पर हम लोगों ने क्या आपके साथ सीखा सर? सबसे पहले तो हम लोगों ने एडमिशन के चैप्टर में सीखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, फिर हमने सीखा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर हमने सीखा एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस। साथ में सर एक कंसेप्ट और भी था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जो पेंडेमिक की वजह से इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। वो टॉपिक हम लोगों ने इस बार नहीं पढ़ा।
फिर जब रिटायरमेंट के चैप्टर में आए तो रिटायरमेंट में भी हमने आपसे बताया कि गेनिंग रेशियो का रोल है, साथ में जो भी डिटेलिंग थी रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आज का चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? जब कोई फर्म मार्केट में बंद हो जाती है तो उसी को हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। फर्म का बंद हो जाना ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। जैसे फर्म के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर आपने अकाउंटिंग की, वैसे ही जब कोई फर्म डिसॉल्व होगी, बंद हो जाएगी, वाइंड अप होगा, तो उसकी अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। वही अकाउंट आप मेरे साथ सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि सर क्या क्या डिसोल्यूशन में हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। उसके पहले एक मन में क्वेश्चन आता है सर कि कोई फर्म बंद क्यों होती है? किसी फर्म के, किसी बिजनेस के बंद होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीजन, लीगल रीजन ये है कि फर्म का ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। मैंने मार्केट में एक फर्म स्टैब्लिश किया, मेरा ये मिशन था कि मैं 50,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा अपने फर्म के माध्यम से। मैंने 50,000 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया, मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, तो मेरे सारे पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग फर्म को क्लोज कर रहे हैं। यानी पहला लीगल रीजन है कि हमारे फर्म का जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ, तो पूरा होने की वजह से हम फर्म को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके जी सर। दूसरा रीजन क्या है? सर दूसरा रीजन ये है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी बहुत पुअर हो जाए, मींस हमारी लायबिलिटी बहुत बढ़ जाए और हमारे एसेट्स फर्म में कम हो जाए, यानी हमारी हालात खराब हो जाए बिजनेस के, हमें कंटिन्यू लॉस होने लगे, तो लॉस होने की सिचुएशन में ये डिसीजन लिया जा सकता है कि हम फर्म को क्या करने वाले हैं? बंद करने वाले हैं। कहते हैं सर डिसोल्यूशन की लिस्ट में एक और भी रीजन आता है, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर पे फर्म का बंद होना। जब हम अपने फर्म में कोई इलीगल काम करने लगते हैं तो कोर्ट हमें ऑर्डर करके हमारे फर्म को बंद करा सकता है। ओके सर। फिर एक रीजन और भी है कि सर क्रेडिटर की रिकमेंडेशन पे भी हमारी फर्म बंद हो सकती है। क्रेडिटर कौन होता है सर? क्रेडिटर का मतलब वो सप्लायर जिसने हमें क्रेडिट पे सामान दिया है या तो जिसने मेरी फर्म को लोन दिया है, वो कोर्ट से कहता है कि सर इस फर्म की पेइंग कैपेसिटी बहुत खराब हो चुकी है, ये लोगों को फ्रॉड कर रही है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस फर्म को बंद करवा दीजिए क्योंकि इस फर्म का जो ऑब्जेक्ट था ये अपने ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर रही है। तो क्रेडिटर के रिकमेंडेशन पे भी फर्म को बंद किया जा सकता है। वैसे जब आप क्लास 12th या जब आप डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग सीख रहे होंगे, चाहे वो 12th की क्लास यूपी सीबीएसई आईएससी की हो, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड की क्लास हो, जैसे कल मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े थे हरियाणा बोर्ड के बच्चे, वो कह रहे थे सर मेरा बोर्ड सीबीएसई नहीं है, हम हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे हैं, कॉमर्स एकेडमी का ऐप तो डाउनलोड किया है लेकिन कंटेंट हमारा जो है वो अलग है। मैंने जब उस बच्चे से सिलेबस मंगाया और साथ में मैंने जब गूगल से डाउनलोड किया सिलेबस, मैंने देखा कि 100% सिलेबस सेम है। तो आप बिल्कुल ये अपने माइंड में डाउट ना लें कि हम बिहार बोर्ड है तो हमारा सिलेबस अलग हो जाएगा, हम यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड है, डियर 12th लेवल तक आपका सिलेबस 95% सेम होता है। कुछ चीज़ें आपके सिलेबस से हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में ज़्यादा हो। तो जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका जो भी लेक्चर, जो भी टॉपिक सीबीएसई आईएससी के बाहर होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर दूसरा वीडियो, अलग से वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन अ फर्म। कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है जब सारे फर्म डिसॉल्व हो जाएंगे, सारे पार्टनर डिसॉल्व हो जाएंगे, तो उसी को हम सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। एक बात तो हमने आपको बताई नहीं डिसोल्यूशन के लिस्ट में, क्या नहीं बताई सर आपने? मैंने आपसे कहा फर्म के बंद होने के एक रीजन ये भी हो सकते हैं कि अगर किसी एक पार्टनर को छोड़कर बाकी के पार्टनर की डेथ हो जाए, बाकी के पार्टनर की डेथ, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। जब मिनिमम 2 पार्टनर की बात वो करता है, अगर फर्म के बाकी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो सिंगल पार्टनर बचता है, तो वो लीगल एस्पेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, इस वजह से भी फर्म को क्लोज किया जा सकता है, जिसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। ओके सर, तो जैसी भी सिचुएशन होगी वो सिचुएशन हम लोग देखेंगे। हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, वैसे तो हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं
नहीं है कि हम यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आपसे चर्चा करें, बट जब आप थ्योरी को अच्छे से समझोगे, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, बेस आपके माइंड में बनेगा, अकाउंटिंग करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 1 कहते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किसी भी फर्म के डिजॉल्व होने के क्या क्या मोड है सर, किन किन सिस्टम से वो डिजॉल्व हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। कहते हैं पार्टनर्स ने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया, ABCD पार्टनर थे, चारों बैठे एक टेबल पे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम आगे काम नहीं करेंगे, 2021 में हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे या हम अपने फर्म को बंद कर रहे हैं, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ फर्म को डिजॉल्व किया जा सकता है। ओके सर। पॉइंट नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन एज पर द लॉ इफ पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट और बिजनेस बिकम अनलॉफुल। कहते हैं सर अगर हमारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है, इलीगल काम करना शुरू कर देता है। सेकंड, अगर हमारे फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करके आपके फर्म को बंद करा देगा। कब बंद कराएगा सर? पहला रीजन बताया कि आपका बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो बिजनेस क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए, लॉ को फॉलो ना करे, तो उस सिचुएशन में भी आपका फर्म बंद हो जाएगा। दूसरा हमने आपको क्या बताया? दूसरा हमने आपको बताया कि जब आपके फर्म के सभी पार्टनर, जितने भी आपके फर्म के पार्टनर्स हैं वो क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो उस सिचुएशन में आपकी फर्म कंपल्सरी क्या हो जाएगी सर, डिसॉल्व हो जाएगी, कंपल्सरी आपकी फर्म को बंद करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इन केस ऑफ पार्टनर एट अ विल द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ वन और मोर पार्टनर गिव नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। कहते हैं एक से ज्यादा पार्टनर अगर फर्म को बंद करने की नोटिस देते हैं और वो अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि फर्म को हम लोग बंद करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपका फर्म क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। ये हम आपको थ्योरेटिकल रीजन बता रहे हैं कि किन किन सिचुएशन में फर्म डिसॉल्व हो सकती है। हम लोग फर्म के डिसॉल्व होने की अकाउंटिंग आज की क्लास में सीखने वाले हैं और आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेगा। साथ में MCQ के क्वेश्चन में ये भी पार्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, वाइबा में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी पार्ट आप खूब अच्छे से सीखते चलिए, समझते चलिए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके सर। पॉइंट नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 में है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट सच एज डेथ ऑफ अ पार्टनर आर ऑन एडजस्ट एट डेडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। अच्छा जी, कहते हैं कि सर इसमें आपको पॉइंट नंबर 4 में ये कह रहा है कि अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए या हमारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो उस सिचुएशन में भी फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है, फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। राइट सर। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। द कोर्ट में पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन गिवन अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज फाउंड गिल्टी ऑफ अ मिसकंडक्ट। कहते हैं मिसकंडक्ट के केस में अगर कोई पार्टनर फाउंड होता है, क्या फाउंड होता है, गिल्टी ऑफ अ मिसकंडक्ट, कोई भी ऐसा गलत काम करते हुए पाया जाता है, किसी सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग फ्रॉड में कवर होता है, या फ्रॉड के साथ साथ कोई भी काम अनलॉफुल वो करता है, साथ में सर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है। अनसाउंड माइंड का मतलब सर क्या है? अनसाउंड माइंड का मतलब अब उसका माइंड काम नहीं करता है, यानी अब वो प्रॉपर तरीके से चीजों का डिसीजन नहीं ले सकता है। इस सिचुएशन में भी कोर्ट एक ऑर्डर पास करके फर्म को बंद करा सकती है। ये 5 केसेस मैंने आपको बताए। हो सकता है कि बीकॉम की बुक आप जब पढ़ें तो उसमें एक आध केस आपको ज्यादा मिल जाए। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अलग अलग राइटर अलग अलग बुक्स में अपने दिल की बातें भी लिखते हैं, तो आप ये मिनिमम एटलीस्ट 5 पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि फर्म के डिसॉल्व होने के क्या क्या केसेस बन सकते हैं। चलिए सर, फर्म डिसॉल्व हो गई, अब आगे की बात बताइए कि फर्म के डिसॉल्व होने के बाद क्या करना है। तो वो भी बात हम आपको सिखाते हैं कि फर्म के डिसॉल्व होने के बाद क्या करना है। हम लोग क्लास 12th में या बीकॉम में या बीकॉम ऑनर्स में जहां भी हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में कि अकाउंटिंग क्या होने वाली है सर, वही तो हम आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं। तो हमने कहा कि जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो फर्म के डिसॉल्व होने पर आपको इस चैप्टर में क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। चैप्टर में साथ में आप अगर किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं और वहां पर एज अकाउंटेंट आप काम करें, फर्म बंद हो रही है, तो अगर आपको अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको ये अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा सर? पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट।
डिसोल्यूशन के चैप्टर में आप कौन सा सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की बात करें तो वहां पर हम लोग बनाते थे कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे क्या बनाएंगे सर हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके सर, क्या होता है अभी थोड़ी देर में डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं। सेकंड हम लोग बनाएंगे सर पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन की इंफॉर्मेशन है तो हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। और थर्ड हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और फोर्थ हम लोग बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। आपको बता दें कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई है, अब आगे हमारी फर्म काम नहीं करेगी, तो हमारे फर्म के जितने भी एसेट्स, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, उनको एसेट्स को मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाएगा। इस वजह से आपके बैलेंस शीट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बचेगा। तो हम फाइनली लास्ट में क्या बनाएंगे सर? कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। और अगर हमारे क्वेश्चन का कैश का टोटल डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाए, यानी जितना हमने रिसीव किया उतना ही हमने पेमेंट कर दिया, और कैश अकाउंट टैली होने का मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि सीबीएसई आईएससी ने जो भी टॉपिक डिलीट किया उसमें डिसोल्यूशन के चैप्टर को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो टॉपर बच्चे भी हैं उनके साथ भी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपने चैप्टर को हवाई तरीके से पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ा, तो डियर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज आप इसके सारे लेक्चर देखें, प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आप लगाएं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएं, और कॉमर्स एकेडमी ऐप पे जो आपको क्वेश्चन की एक सीरीज मिलेगी उसे भी आप सॉल्व करें। उससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एग्जाम का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। ये चैप्टर मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इस चैप्टर से डिलीट नहीं हुआ है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जनरल एंट्री भी पूछी जाती है, अकाउंट भी पूछे जाते हैं। जब तक आपको बेसिक पे कमांड नहीं होगा इस चैप्टर की बेसिक्स पे, तब तक एग्जाम में इस चैप्टर को आप कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि सर बोर्ड पे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। माय डियर, एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड पे मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, अभी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, डे टू डे में वर्क कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको राइटिंग आपके मन के मुताबिक मिलने लगेगी और अच्छी मिलने लगेगी, क्योंकि व्हाइट बोर्ड से डायरेक्टली स्मार्ट बोर्ड पे आना थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है। तो आपकी समस्या हम समझ सकते हैं, आप मेरे भावनाओं को समझें, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, बाकी हम राइटिंग्स पे काम करते रहेंगे। चलिए अगली बात हम आपको बताते हैं, द अबव मेंशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन द मेंशन ऑर्डर। कहते हैं कि सर जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना डिसोल्यूशन का क्वेश्चन, तो आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट, फिर क्या बनाओगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनाओगे? कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपने एग्जाम में अपने मन की इच्छा जाहिर कर दी कि सर पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर कैपिटल में जाता है। तो जब तक रियलाइजेशन नहीं बनाओगे तब तक पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा। और आपका मन कहता है कि रियलाइजेशन बनाने के बाद कैपिटल बनाएंगे फिर लोन बनाएंगे, तो मार्क्स आपके कट जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ऑर्डर यही है अकाउंटिंग का कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाए, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाए, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाए, फिर कैश या बैंक अकाउंट बनाया जाए। अच्छा जी सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल बात आप बताते चल रहे हैं, हम लोग उसे फॉलो भी करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है इफ बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट आर गिवन इन द क्वेश्चन देन ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर। मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको बैलेंस शीट में कैश का भी बैलेंस दिया होगा, बैंक का भी बैलेंस दिया होगा, और आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर कैश अकाउंट बनाए कि बैंक अकाउंट बनाए। एक सिंगल एंट्री पास करके कैश का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक का बैलेंस कैश में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप कैश का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो क्लास 11th में कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक, ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक या डबल कॉलमनर कैश बुक में आपने वो एंट्री पढ़ी। क्या पढ़ा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे ये एंट्री आप पास करते हैं आपका कैश अकाउंट माइनस होकर बैंक अकाउंट प्लस हो जाता है। और जब आप दूसरी एंट्री पास करते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वहां पर बैंक अकाउंट माइनस होकर बैंक से पैसा निकल के
बैंक से पैसा डेबिट होकर आपके कैश अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो आपको वो पता है, तो क्वेश्चन में वही बात आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है सर? If both cash and bank account are given in the question, then only one account is prepared. If cash account is prepared, then an entry is passed for withdrawing the bank balance, and if bank account is prepared, then an entry is passed for the depositing the cash balance in the bank. सर बहुत सिंपल बात आपने ये बता दी कि जब कैश और बैंक का दोनों बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा, या तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे या तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे तो बैंक से पैसे निकालने की एंट्री कर लेंगे, और अगर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री करेंगे। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लास 12th में जो बच्चे मेरे साथ नए ऐड हुए हैं, जिन्होंने 11th में हमें ज्वाइन नहीं किया है, जो 11th इस बेस पे पढ़ रहे थे कि सर कॉमर्स तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो वो बच्चे ध्यान रखें 11th के भी सारे वीडियोज कॉमर्स एकेडमी ऐप पे हैं। अगर आपको जनरल एंट्री में प्रॉब्लम है तो एक संडे को आप टाइम निकाल कर 3 से 4 घंटे का जनरल एंट्री का लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, तो आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? स्पेशली इस चैप्टर में एग्जाम में आपसे जनरल एंट्री बहुत पूछता है। इस चैप्टर में खासकर डिसोल्यूशन के चैप्टर में जनरल एंट्री बहुत पूछा जाता है। साथ में मैंने बताया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आज की डेट में एग्जामिनर का मूड थोड़ा चेंज हो गया है। वो अकाउंट कम बनवाता है, जनरल एंट्री ज़्यादा करवाता है। अकाउंट बनाना ईजी है, जनरल एंट्री करना थोड़ा टफ है, क्योंकि जनरल एंट्री करते समय आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के रूल याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी पता होना चाहिए, कौन एसेट से है, कौन आपका इनकम है, किसे हम पर्सनल अकाउंट में रखेंगे, एंट्री कैसे होगी, नरेशन क्या होगा, जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा। तो सीबीएसई आईएससी में एग्जाम में जनरल एंट्री के पूछने की जो इस समय फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको जनरल एंट्री पे कमांड नहीं है तो क्लास 11 के जनरल एंट्री को जो वीडियो लेक्चर्स है वो ऐप पर जाकर आप जरूर देखें, वो बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो 12th के चैप्टर में माय डियर्स आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर हम तो करेंगे वही जो हमारी मर्जी कहेगी, आप ऐसे कहते रहिए, आप ऐसे बताते रहिए, हम लोग अपने मन के मुताबिक ही काम करते हैं, करते रहिए। जब तक कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपका परसेंटेज 80 और 70 में ही रहेगा, उसके ऊपर परसेंटेज आपका नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी तरीके से 90% बन भी गया, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आओगे, कभी बड़ा रिजल्ट, कैरियर में कुछ बड़ा आप नहीं कर पाओगे। लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेजीनेस। सुबह उठा हमने, जैसे उठते हैं तो हमारे माइंड में था थोड़ी देर और सो लें, थोड़ा सा मोबाइल चला लें, कल पढ़ लेंगे, आज तो बर्थडे है, आज तो डॉगी का बर्थडे है, आज तो कॉलोनी का बर्थडे है, यही करते रह जाते हैं हम लाइफ में। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इन सारी चीजों से बचें, मार्च तक अपने आप को आइसोलेट करें। कोरोना टाइम बहुत अच्छा टाइम है आप सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जब ऑनलाइन मोड पे आपको इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो टाइम टेबल बनाकर घर पे खूब ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, और जब भी आप पढ़ाई से उब जाइए, म्यूजिक सुनिए या अपनी मनपसंद की चीजें आप करिए। सर मनपसंद की बात मत करिए, मनपसंद की बात हम आपको बता नहीं सकते। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉपिक पे चलते हैं, नहीं तो हम भी डाइवर्ट हो जाएंगे। इफ द कैश अकाउंट गेट tailed in the end, your answer is most probably correct in that case। कहते हैं सर वही बात जो आपने बताई कि यदि आपका कैश अकाउंट टैली हो जाता है या बैंक अकाउंट जो आप बनाते हैं, जो आपने अभी अकाउंटिंग में देखा कि कितने अकाउंट बनते हैं टोटल इस चैप्टर में, 4, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट आपको बनाने होते हैं। लास्ट का जो आपका कैश या बैंक अकाउंट है सर, अगर सर ये अकाउंट आपका टैली हो जाए तो कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है कि आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर सही है। अगर वो टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। ठीक है सर, इसका मतलब क्वेश्चन को चेक कैसे करना है ये भी तरीका आपने हम सभी को बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं
कैसे क्या इस क्वेश्चन में होना है, कैसे हम इसकी एंट्री करेंगे, उसके पहले हम आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उस कहानी के साथ इस चैप्टर की शुरुआत आज की क्लास में हम करते हैं। कहते हैं सर, जो कोई फर्म बंद हो रही है तो फर्म के बंद होने की पे क्या सीन होगा फर्म का, कुछ सीन आप बताइए। तो मैं आपको बताता चलता हूं और आपके आंखों के सामने वो सीन आपको दिखाई देगा। मैंने कहा मार्केट में एक फर्म है, उस फर्म का नाम हमने कह दिया XYZ करके है। XYZ फर्म है जिसके पार्टनर हैं कौन कौन है सर, A है, B है और C है। इनका PSR है 3:2:1 का। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब इनकी फर्म बंद होने जा रही है, तो फर्म बंद हो गई। मैंने कहा फर्म बंद होगी, ये इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से है। मैंने कहा जल्दी से सोचो कि फर्म के बंद होने पर फर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा। सर, फर्म के बंद होने पर हमें एक फर्म की बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है सर? बैलेंस शीट के दो पार्ट दिख रहे हैं सर। क्या क्या दिख रहे हैं सर? बैलेंस शीट में दो चीजें होती हैं, लायबिलिटी होता है और कौन होता है, अमाउंट होता है, और क्या होता है, एसेट्स होता है। तो इसका मतलब जब फर्म बंद होगी तो आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक बैलेंस शीट मिलेगी। आपको क्वेश्चन बताएगा हमेशा हमेशा कि जिस फर्म की जो फर्म आपकी क्लोज हो रही है, जो फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, उस फर्म की बैलेंस शीट एज फॉलोज, यानी आपको क्वेश्चन में दी होगी। उस बैलेंस शीट में क्या क्या होगी, लायबिलिटी होगी और साथ में आपको क्या मिलेगा, एसेट्स मिलेगा। सर, ये तो जेन्युइन बात आपने कह दी, क्योंकि जब भी फर्म बंद होगा तो फर्म पहले से चल रहा था तो उसने एंट्री की होगी, लेजर बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबको बनाना पड़ता है, चाहे आप सोल ट्रेड बिजनेस हो, चाहे आप पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, तो आपको तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, साथ में फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसी के बेस पे टैक्स जाना है, उसी के बेस पे सर डिविडेंड जाना है, उसी के बेस पे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाला है। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही पड़ेगी। इसका मतलब जब हमारी फर्म डिसॉल्व होगी तो क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट मिलेगी। जो बैलेंस शीट में क्या क्या रिटर्न होगा सर, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, यानी एक बैलेंस शीट मिलेगी जिसमें कुछ हमें लायबिलिटीज दी होंगी, कुछ हमें एसेट्स दिए होंगे। और फर्म हमारी बंद होने जा रही है, हमसे कहेगा कि आप फर्म की अकाउंटिंग करिए। तो कैसे करेंगे हम अकाउंटिंग? कहते सर, डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, एक अकाउंट का सहारा लेते हैं, जिस अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है अकाउंट का सर? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट के, अपने क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट होती है या डिसॉल्व होने वाले फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के सारे एसेट्स किसको ट्रांसफर करते हैं? सारे एसेट्स जो हमारी बैलेंस शीट के हैं, उन सभी एसेट्स को, ऑल एसेट्स ट्रांसफर किस में ट्रांसफर कर देते हैं सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जितनी हमारे लायबिलिटीज हैं, उन सभी लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किस अकाउंट में सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब कोई फर्म डिसॉल्व होगी तो उस फर्म में आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट का स्टेप क्या है कि उस क्वेश्चन की बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को ट्रांसफर करते समय कैश या बैंक को कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। लायबिलिटी को ट्रांसफर करते समय 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स लोन के साथ रिजर्व, और रिजर्व के साथ एक पॉइंट आपका और होना चाहिए, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, मैं भी दिखाता हूं आपको, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट। तो 3 पॉइंट अभी आप याद रखिए। कौन कौन से पॉइंट हैं सर? पार्टनर की कैपिटल कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, पार्टनर्स का लोन कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, और कोई भी रिजर्व क्वेश्चन में यदि दिया है तो उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। होता क्या है, अब इसके पीछे की कहानी समझो। कोई जब फर्म बंद हुई, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं और मैं जिस कंपनी में अकाउंटेंट हूं वो फर्म बंद हो रही है, मुझे अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या होता है सर, फर्म के बंद होने का प्रोसीजर कुछ ये है, फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है। कहां पर ट्रांसफर किया जाता है सर?
ट्रांसफर किया जाता है एसेट्स को किस अकाउंट में सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। वैसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के का ऑब्जेक्ट क्या है सर? ताकि हम सारे ट्रांजैक्शन को एक सिमिलर अकाउंट में ले लें और फिर वहां से हम ट्रीटमेंट कराएं। जैसे हम रिवोल्यूशन बनाते थे वैसे यहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। साथ में इसके पहले हम आपको और बातें बता देते हैं, फिर ये पॉइंट आपको रिवाइज कराते हैं। सर एसेट्स होंगी, एसेट्स को क्या किया जाए सर? मार्केट में सेल किया जाएगा। जब हम एसेट्स को मार्केट में सेल करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगी सर? कैश, या तो हमें सर क्या मिलेगी? बैंक। उसी कैश, उसी बैंक से हम लोग क्या करने वाले हैं सर? पेमेंट करने वाले हैं। किसका पेमेंट करेंगे सर? हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। किसको रिटर्न कर दिया जाएगा? ओनर को। ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। फर्म बंद हो रही है, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी, फर्म बंद होगी, तो फर्म के बंद होने के बाद क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। सर हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट मिलेगी, या जो भी फर्म बंद होगी उस फर्म की एक बैलेंस शीट मिलेगी। उस बैलेंस शीट में एसेट्स मिलेंगे और उस बैलेंस शीट में लायबिलिटीज मिलेंगी। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटी का मतलब ड्यूज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को आउटसाइडर को या बिजनेस के अंदर इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी का जो पेमेंट करना होता है उसी को हम लायबिलिटी या ड्यूज कहते हैं। अच्छा जी सर, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले सर बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को मार्केट में हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्यों सर? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, अब हमें फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम मार्केट में क्या करेंगे? सेल करेंगे। एक्सेप्ट कैश, कैश को कभी मार्केट में सेल नहीं किया जाता है। अच्छा जी सर, जब हम इसको सेल करेंगे तो सेल करने के बदले में हम लोगों को क्या मिलेगा सर? या तो हमें कैश में रियलाइजेशन होगा या तो हमें बैंक के फॉर्म में रियलाइजेशन होगा। जो भी पैसा हमें रियलाइज होगा, जो हमें मिलेगा, उस पैसे के साथ हम लोग क्या करेंगे सर? पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटीज के पेमेंट करने के बाद अगर फर्म में कोई पैसा बचता है तो वो ओनर को रिटर्न किया जाएगा, नहीं बचेगा तो ओनर को रिटर्न नहीं किया जाएगा। साथ में इसमें गार्नर वर्सेस मरे का एक कंसेप्ट है जो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है कि डिसोल्यूशन के केस में गार्नर वर्सेस मरे का क्या कंसेप्ट है, वो अगर टाइम रहा तो मैं आपको थोड़ा चर्चा करूंगा। इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीबीएसई आईएससी में वो सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में चलकर वो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। बीकॉम ऑनर्स या बीबीए में कि गार्नर वर्सेस मरे के रूल में, डिस्प्यूट में क्या बातें कोर्ट की तरफ से कही गई, क्या जजमेंट आया और उस जजमेंट का अकाउंटिंग में क्या रोल है, वो आप गार्नर वर्सेस मरे के रूल में सीखेंगे। अच्छा जी सर, इसका मतलब सर एक बात कंफर्म हो गई कि कोई फर्म जब बंद होगी या कोई कंपनी बंद होगी तो हमें उस फर्म की एक बैलेंस शीट मिलेगी। उस बैलेंस शीट में एसेट्स मिलेंगे, उसके सारे एसेट्स मार्केट में सेल किए जाएंगे। सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम पेमेंट करेंगे। सर किसका पेमेंट करने वाले हैं सर? लायबिलिटीज का। पेमेंट करने के बाद अगर हमारे पास कोई इनकम बचती है तो उस इनकम को हम ओनर को ट्रांसफर करेंगे, नहीं बचती है तो हम ओनर को पेमेंट नहीं करेंगे। ओके सर, अब इसकी अकाउंटिंग का प्रोसीजर जो है कुछ यही होगा। सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप वाइज आपको लिखा रहा हूं, फिर मैं नोट से आपको पढ़ाता चलूंगा। स्टेप नंबर 1 है, कहते हैं सर स्टेप नंबर 1 में डिसोल्यूशन के चैप्टर में जब आप अकाउंटिंग शुरू करोगे, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स। किसको ट्रांसफर करना है? ऑल एसेट्स। एसेट्स इन किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। इन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के सर? एक्सेप्ट कैश। कैश कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, कैश को हम कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये पहला स्टेप है कि अगर आप किसी फर्म की, कोई डिसॉल्व फर्म है, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाइए और एसेट्स में सारी एसेट्स को, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश को आप ट्रांसफर कर दीजिए। कहां पर ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करिए। सर जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट होती है, ये बेसिक बात मैं बता रहा हूं, जब 11th में आप
बेसिक को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो 12th में ये बातें आपको प्रॉब्लम करती हैं। बैलेंस शीट का जो एसेट्स होता है ना, ये एसेट्स हमारी बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का एसेट्स हमारे बिजनेस का कैसा बैलेंस बताता है सर? डेबिट बैलेंस। एक्चुअली इसमें सब आपके रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शन आते हैं और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में एसेट्स आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो जितनी भी चीजें हमारी बैलेंस शीट में लिखी हैं, इसका मतलब है कि इनका हमारे बिजनेस में डेबिट बैलेंस है। जब ये हमारे बिजनेस से चली जाएंगी तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, फिर अल्टीमेट इनकी वैल्यू हमारे बिजनेस में निल हो जाएगी। यानी जब कोई बिजनेस में एसेट्स आएगी सर तो उसे सर हम लोग करेंगे डेबिट, और जब तक हमारे बिजनेस में वो रहेगी रिटेन, जब तक करेंगे उसको हम, तब तक के लिए वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस में ही शो होगी। लेकिन जिस दिन उसे हम सेल कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे उस दिन हम उस एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल, मशीनरी खरीदी हमने तो क्या एंट्री करते हैं मशीनरी को खरीदने का? सर मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो हम एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में अगर हमने खरीदा तो एंट्री किया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ सर कि मशीनरी जब आती है हमारे बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाती है, और तब तक ये डेबिट रहेगी जब तक ये सेल नहीं हो या जब तक इसको ट्रांसफर ना किया जाए। अगर इसी मशीनरी को हम सेल कर दें तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और यहां पर मशीनरी हमारी क्या हो गई सर? क्रेडिट हो गई। यहां पर मशीनरी क्या हो गई सर? क्रेडिट हो गई। तो यहां मशीनरी डेबिट, यहां मशीनरी क्रेडिट। जब मशीनरी बिजनेस में परचेज करके हम ला रहे थे तो हम मशीनरी को डेबिट कर रहे थे। जब तक मशीन को सेल नहीं करोगे तब तक उसे आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में डेबिट में ही रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब सर ये है कि बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स लिखी होती हैं उनका हमारे बिजनेस में डेबिट बैलेंस होता है, और जितनी लायबिलिटीज लिखी होती हैं इन लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। जिन्होंने 11th की क्लास पढ़ी है, डील और क्लिप का कंसेप्ट पढ़ा है, डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लॉस। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में एक्सपेंसेस का, एसेट्स का और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। क्लिप कहता है C फॉर क्रेडिट, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, P फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में किसका किसका बैलेंस क्रेडिट होगा सर? लायबिलिटी का, इनकम का और प्रॉफिट का बैलेंस बिजनेस में हमेशा क्रेडिट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी, उस बैलेंस शीट में एसेट्स मिलेगा, लायबिलिटी मिलेगा। सर ये तो जेन्युइन बात है कि बैलेंस शीट होगी, एसेट्स और लायबिलिटी होगा। एसेट्स में जितने भी एसेट्स लिखे होंगे सर उन सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, और जितनी लायबिलिटीज लिखी होंगी उनका कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो जब आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? उस क्वेश्चन की बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को ट्रांसफर करोगे। कहां पर ट्रांसफर करोगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और जब ट्रांसफर करोगे तो आपको उसे डेबिट से उठाकर क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्या एंट्री आप पास करोगे? सर बहुत सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, और आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब सर जितने भी एसेट्स होंगे उनके नाम आप यहां पर लिखते चलोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। वैल्यू कौन सी लिखोगे? तो इनकी वैल्यू होगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी होती है उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। इस वैल्यू में एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 में हमेशा हमेशा बुक वैल्यू लिखी जाती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा जी सर, तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे? एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है कि हम लोग स्टेप नंबर 2 में ट्रांसफर, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट क्या क्या हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? पार्टनर्स कैपिटल,
पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर नहीं करेंगे, और क्या ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एंड रिजर्व, और जितने भी रिजर्व होंगे उनको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। कहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। और किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, एट बुक वैल्यू। जब इनको हम ट्रांसफर कर रहे होंगे तो इनको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, बुक वैल्यू। एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर फर्स्ट, केस नंबर स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की जब भी एंट्री आप पास करेंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू इसमें लिखी जाएगी वो बुक वैल्यू लिखी जाएगी। बुक वैल्यू का मतलब डियर वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में वैल्यू रिटर्न होती है, दी गई होती है, उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। अच्छा जी सर, क्या एंट्री करेंगे सर, सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, आज उसे ट्रांसफर करना है तो अपोजिट में ले जाना है। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री आपकी बनेगी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। एनी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू कौन सी लिखने वाले हैं सर, बुक वैल्यू। फर्म बंद हो रही है उसकी अकाउंटिंग हम आपको सिखा रहे हैं, और एक्चुअली में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हम आपको सिखा रहे हैं, लेकिन एंट्री के थ्रू सिखा रहे हैं। तो पहले एंट्री सीख लो, अकाउंट तो आप 2 मिनट में करोगे, क्योंकि अकाउंट तो एक लेजर है जो एंट्री की हेल्प से पोस्टिंग होती है। मैं आपको एंट्री लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं माय डियर, कि कौन सी चीज को हम डेबिट क्यों करें, क्रेडिट क्यों करें। रट्टाफिकेशन बिल्कुल अप्लाई मत करें, चीजों को रटेंगे एग्जाम तक आप भूल जाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लॉजिकली समझिए कि यहां पर लायबिलिटी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में या बिजनेस की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, जिसका बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस होता है। जब उसे हम ट्रांसफर करेंगे या जब भी हम उसे पे ऑफ करेंगे तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, उसे हमें अपोजिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, तो हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी। क्या एंट्री बनी, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा, तो इनका कहना है सर वैल्यू आपकी होगी कौन सी, बुक वैल्यू। ओके सर, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 3 में बताइए सर क्या करने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं सेल ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो उसकी एंट्री हम स्टेप नंबर 3 में करेंगे। आपकी बुक में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं, आप इसी सीक्वेंस में करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होना बहुत खराब बात है। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए, चीज़ों को सीखिए, स्टेप वाइज सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। सर उस फला यूट्यूब वीडियो में देखा था, वहां तो ये एंट्री यहां पे थी, क्यों कंपेयर कर रहे हो आप किसी एंट्री को कहीं पर। आप एंट्री ऊपर करो या नीचे करो, डेट सेम है तो अमाउंट सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बस वो टीचर अपने अकॉर्डिंग स्टेप बना देता है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। अभी मैं जब आपको रिवाइज कराऊंगा ना तो आपको पता चलेगा मैंने यही स्टेप क्यों फॉलो किया है। ठीक है सर, सेल ऑफ एसेट्स। एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री बता दीजिए, क्योंकि एंट्री जब बताएंगे तो उसी की पोस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी सर, जब एसेट्स को सेल करोगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, नो प्रॉब्लम सर। टू रियलाइजेशन अकाउंट, वैसे तो सर लिखते थे टू एसेट्स अकाउंट, आप रियलाइजेशन लिखवा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि अब आपके पास कोई एसेट्स बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा सर, क्योंकि आपने सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर रखा है स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग। किस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब तो आपके पास एसेट्स बचा ही नहीं, सारा एसेट्स कहाँ चला गया, रियलाइजेशन में। जब भी एसेट्स का नाम लिखना होगा तो हम एसेट्स का नाम अब आगे स्टेप नंबर 1 की एंट्री के बाद नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन। वैसे तो अगर हम मशीनरी सेल करते तो क्या एंट्री करते सर, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद जब इसकी एंट्री करेंगे तो अब हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो मशीनरी अब डेबिट थी,
क्रेडिट हो चुकी है, क्रेडिट होकर कहां पर जा चुकी है, रियलाइजेशन में। तो अब हमारे पास मशीनरी नाम की कोई चीज नहीं है, अब हमारे पास मशीनरी की जगह क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन लिखा जाएगा। अच्छा जी सर, इसका मतलब जो भी एसेट्स हम मार्केट में सेल करेंगे उस एसेट्स को सेल करने की एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम यहां पे लिखेंगे। और सर अमाउंट क्या लिखेंगे, तो सेल का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या क्या सेल हो रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लैंड सेल हो रही है, बिल्डिंग सेल हो रही है, और आपके पास क्या सेल हो रही है, मशीनरी सेल हो रही है। इसमें आपको इनकी वैल्यू बताएगा कि ये मार्केट में किस रेट पे सेल हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बस वो वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि डेटर से पैसा रियलाइज हो रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहेगा स्टॉक से पैसा रियलाइज हो रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा फर्नीचर से पैसा रियलाइज हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनको एक जगह पर वर्किंग नोट में इनकी वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा, और एक एक ट्रांजेक्शन के लिए आप अलग अलग एंट्री करोगे तो आपका बर्डन बढ़ जाएगा। कंपाउंड एंट्री करना है, कंपाउंड एंट्री में आप क्या करोगे, कैश टू रियलाइजेशन, जितनी भी एसेट सेल होंगी उन एसेट्स को आप यहां ऐड कर लोगे, और ऐड करने के बाद उनकी वैल्यू को एक बार में कैश टू रियलाइजेशन में आप लिख देंगे। अच्छा जी सर, अगली बात बता दीजिए सर, फिर क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप क्या होने वाला है। जब डियर आप एसेट्स को सेल कर ले जाएंगे ना, तो स्टेप नंबर 4 कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है कि आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे सर, सर वैसे तो लायबिलिटी का पेमेंट करते थे तो एंट्री करते थे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन सर हमारी सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, अब हम लायबिलिटी का नाम नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे सर, फिर सर उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और हमारी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, ये लायबिलिटी के पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। सर अमाउंट क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी के पेमेंट का अमाउंट बताएगा कि किसको हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, साथ में मैं स्टार बना रहा हूं इस पे इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपसे लायबिलिटी के पेमेंट की बात नहीं करता है तब भी आपको ये अंडरस्टूड पार्ट है कि लायबिलिटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर, फर्म बंद हो रही है, जब तक आप लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपके फर्म की शटर को क्लोज नहीं करने दिया जाएगा। जो बैंकर होगा, जो क्रेडिटर होगा, जिसने आपको क्रेडिट पे सामान सप्लाई किया है, जब अपनी दुकान या अपनी फर्म आप बंद कर रहे होंगे वो कहेगा सर बिना मेरा पेमेंट किए आप फर्म को बंद नहीं कर सकते। लीगली आप बिना पेमेंट किए आउटसाइडर का या इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर आप फर्म को क्लोज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड पार्ट है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जितनी भी लायबिलिटीज लिखी होंगी, क्वेश्चन चाहे उनके पेमेंट के बारे में कहे आपसे, चाहे आपसे पेमेंट के बारे में ना कहे, फर्म आपकी क्लोज हो रही है, फर्म आपकी बंद हो रही है, तो ये अंडरस्टूड पार्ट है कि आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा जी सर, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि एग्जाम में कहते हैं सर वहां तो लायबिलिटी के बारे में कहा ही नहीं गया था। भाई बिना लायबिलिटी के बारे में, बिना लायबिलिटी का पेमेंट किया फर्म क्लोज कैसे कर दोगे? आपके फर्म की अकाउंटिंग तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक आप लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे। तो सर ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे हमें लायबिलिटी का पेमेंट हर हाल में करना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट या आप कह सकते हैं इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी देन वी एज्यूम दैट ऑलवेज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज मस्ट बी, यानी उसका पेमेंट हर हाल में होना चाहिए। शुड बी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सर क्या एंट्री करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन आपसे कहे पेमेंट के लिए या आपसे ना कहे, आपको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, साथ में आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके सर, चलिए स्टेप नेक्स्ट बता दीजिए सर, अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? स्टेप नंबर 5 में कहा जाता है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जब आप अपने फर्म को बंद करोगे ना तो आपको आर्किटेक्चर बुलाना पड़ेगा, आपको हो सकता है कुछ टेक्नीशियन बुलाने पड़ेंगे, आपको एसी निकलवानी पड़ेगी, आपको फर्नीचर निकलवाना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यानी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे, जब आप अपने फर्म को बंद करोगे और फर्म को बंद करते समय कुछ खर्चे आपको करने पड़ेंगे। चाहे क्वेश्चन आपसे कहेगा चाहे आपसे ना कहे, आपको ये बात प्रैक्टिकली समझनी है कि पेमेंट तो सर कुछ ना कुछ होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? फर्म को बंद करते समय जो छोटे मोटे खर्चे हो जाएंगे उन्हीं को हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहेंगे। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कभी पार्टनर करेगा, कभी फर्म पे करेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करेगी तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो एंट्री नंबर 4 आपकी कॉपी पेस्ट हो जाती है, एज इट इज एंट्री आपकी बन जाती है। और क्या एंट्री बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बन जाती है? कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाता है? कैश अकाउंट। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 आपकी कॉमन हो जाती है। एंट्री नंबर 4 है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का, एंट्री नंबर 5 है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। दोनों केस में लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, दोनों केस में बिजनेस से कैश जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा जी सर, ये 5 स्टेप हो गए सर, और भी स्टेप्स हैं क्या? हाँ जी स्टेप्स हैं। क्या है? स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में है व्हेन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, व्हेन एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फर्म बंद हो रही होती है ना, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया A B C 3 पार्टनर हैं, तो सी कहता है कि सर ये फर्म तो बंदी हो रही है और जो ये हमारी ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो एक टेबल यूज होती थी सर, वो टेबल मुझे बहुत पसंद है और मेरा मन है कि ये टेबल मैं अपने घर लेके चला जाऊं। या ये जो एसी है ना सर, ये एसी मेरे काम की है, सोच रहा हूं मैं ये एसी अपने घर लेकर चला जाऊं। फर्म कहती कोई बात नहीं, इसको या तो हम आउटसाइडर को बेचते, मार्केट में बेचते, अगर कोई मेरा पार्टनर लेकर जाना चाहता है तो ले जा सकता है, बस जितने से वो हमारे एसेट्स को लेकर जाएगा उतने रुपए से हम उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को, यानी उसके अकाउंट को हम उतने से माइनस कर देंगे, यानी पार्टनर की कैपिटल को उस अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। जब भी कोई एसेट्स कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी सर? सर एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहां तो सर एसेट्स होनी चाहिए, लेकिन हम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए हम यहां पर एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर कोट करेंगे, क्योंकि एंट्री नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में बिजनेस के सारे एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुके हैं, यानी हमारे बिजनेस में अब कोई भी एसेट्स नहीं बची है। पहले वो डेबिट बैलेंस हुआ करती थी, आज क्रेडिट करके हमने उसको नील करते हुए सारे बैलेंस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए हम एंट्री में कहीं भी रियलाइजेशन अकाउंट का नाम, रियलाइजेशन लिखेंगे, कहीं भी एसेट्स का नाम नहीं लिखेंगे। सर पार्टनर की कैपिटल को डेबिट क्यों किया? पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करने का मतलब है कि फर्म को पार्टनर से पैसा लेनी है, क्योंकि फर्म पार्टनर, जो पार्टनर है वो फर्म का एसेट से लेकर अपने घर जा रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बाद ओनर और उसका बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ओनर को, पार्टनर को कोई राइट नहीं है कि बिजनेस से एसेट्स को लेकर अपने घर जाए। अगर वो एसेट्स को लेकर घर जाता है या तो उसको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो पार्टनर कैश में पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम उस अमाउंट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी उतना पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा जी सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 तो हो गया सर, 7 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 7, तो स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे सर? स्टेप नंबर 7 में जैसे हम एसेट्स की बात कर रहे हैं ऐसे हम लायबिलिटी की बात करेंगे। क्या सर? व्हेन एनी पार्टनर
liabilities ऑफ फर्म, liabilities ऑफ फर्म। जब कोई भी पार्टनर किसी फर्म की लायबिलिटी को लेकर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है पार्टनर कहता है कि ये जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट मैं कर दूंगा, ये जो बैंक वाला पेमेंट है मैं कर दूंगा, तो जस्ट अपोजिट कहानी होगी। जब कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी पे करता है, फर्म कहता है अब तो मुझे पार्टनर को पैसा देना है, या तो फर्म कैश में पेमेंट कर दे या तो उस पार्टनर के अकाउंट को उस अमाउंट से क्रेडिट कर दे। तो जब भी कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेकर जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी सर? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल को हम कब क्रेडिट करेंगे सर? जब पार्टनर फर्म की तरफ से कोई लायबिलिटी लेकर जाएगा, या वो फर्म के किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा, या फर्म की लायबिलिटी को वो अपनी लायबिलिटी मान लेगा, या फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करेगा तो हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का मतलब है उतना पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा, और अगर वो कोई एसेट्स लेकर जाएगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब उतना पैसा उसके अकाउंट से हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस करेंगे। तो जब पार्टनर एसेट्स लेकर जाता है तो स्टेप नंबर 6, जब पार्टनर लायबिलिटी लेकर जाता है तो स्टेप नंबर 7। ये सातों स्टेप आपको रिवाइज होने चाहिए। साथ में 2 स्टेप हम आपको और सिखाते हैं। हाँ जी सर सिखाइए। आज तो हम केवल स्टेप ही हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेप नंबर 8 में हम बात कर रहे हैं व्हेन unrecorded assets given in the question, या आपसे कह रहे कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। तो अनरिकॉर्डेड क्वेश्चन आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दिए होंगे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको नीचे दिए होंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी सर? बिल्कुल सिंपल एंट्री बनेगी। क्या कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, सॉरी। तो हम लिखेंगे क्या? एंट्री हमारी बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। नो प्रॉब्लम सर। एसेट्स बढ़ेगा और रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस भी बढ़ेगा, इसलिए हम उसको क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के केस में हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। सर ऐसे ही ना आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी मिल सकती है। तो अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 9 व्हेन अनरिकॉर्डेड liabilities given in the question। जब आपको क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्वेश्चन में दी हो तो आप क्या कीजिएगा सर? जब क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दी होगी तो जो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स वाली एंट्री की उसी को हम क्या कर देंगे सर? रिवर्स कर देंगे। यानी हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे सर? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। अगर इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में लिखा है तो टू कैश या टू बैंक भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टू कैश या टू बैंक अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट से अगर कह रहा है कि कैश रियलाइज हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जगह हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो टोटल हमने आपको कितने स्टेप बता दिए? 9। सर ये अधूरा लग रहा है स्टेप, एक स्टेप और बता दीजिए ताकि 10 ये पूरे हो जाएं। चलिए एक स्टेप और सीख लीजिए हमारे साथ। वैसे आप जितना कहेंगे हम उतने स्टेप आपको बताते चलेंगे।
सर ज़्यादा स्टेप मत करवाइए, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 10 स्टेप तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्टेप बनाकर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे कौन एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री हमसे छूट रही है। स्टेप वाइज करते चलोगे, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा लगने लगेगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट कर ले जाओगे। आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में हम कौन सी एंट्री स्किप कर रहे हैं, कौन सी एंट्री हमसे भूल जा रही है, कहां पर हमसे गलती हो रही है। तुरंत आप इसी स्टेप से अपनी गलती को खुद फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर 10, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है, जब भी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेगा तो क्या एंट्री बनेगी सर? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक बार स्टेप याद दिला दीजिए, पहले तो इस एंट्री का लॉजिक बता दीजिए। माय डियर, अगर हम फर्म कैश में पे कर रही होती रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, एंट्री कर रही होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्चुअली में ये फर्म की लायबिलिटी है तो फर्म को पे करना चाहिए, लेकिन फर्म की लायबिलिटी को पार्टनर ने पे कर दिया। जब पार्टनर ने पे कर दिया तो अब फर्म को पार्टनर को पैसा देना चाहिए। या तो फर्म पार्टनर को पैसा देगी या तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ही करती है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब उतना पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देगी, प्लस कर देगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 10 स्टेप हो गए। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए जल्दी से, ये 10 स्टेप कौन कौन से हैं। जब आपकी फर्म डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व वाले फर्म की जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे तो उस फर्म में आपको एक बैलेंस शीट मिलेगी। डिसॉल्व जो फर्म बंद हो रही होगी उसकी एक आपको बैलेंस शीट मिलेगी। आपको करना क्या है, उसको आपको सर कुछ ये करना है, कुछ बैलेंस शीट के सारे एसेट्स को मार्केट में सेल करना है, एक्सेप्ट कैश। कैश को कभी मार्केट में नहीं बेचा जा सकता है। एसेट्स को सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो भी कैश या जो भी बैंक जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। सर किसका पेमेंट करेंगे? लायबिलिटी का। लायबिलिटी के पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हम पार्टनर्स को पे करेंगे। अगर पैसा नहीं बचेगा तो हम पार्टनर को पेमेंट नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, यहां तक की बात क्लियर है। इसी प्रोसीजर के बेस पे मैंने स्टेप बना दिया आपको समझाने के लिए। जैसे स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है एसेट्स को ट्रांसफर करने का। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टेप नंबर 2 क्या है? लायबिलिटी को ट्रांसफर करने का। कहां ट्रांसफर करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी डिसोल्यूशन के चैप्टर में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जब भी हम एंट्री करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से सारे एसेट सारे लायबिलिटीज को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा? बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होगा। बिना रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर किए आप क्वेश्चन की अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके सर, एसेट्स को ट्रांसफर करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि कैश कभी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। लायबिलिटी को ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान में रखना रहेगा कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा और रिजर्व को कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, पॉइंट इज क्लियर। फिर हमने कहा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बात की कि जिस एसेट्स को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है अगर उसी एसेट्स को आप मार्केट में सेल करते हैं तो आपके ऊपर स्टेप नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सर। स्टेप नंबर 4 पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो वहां पर आपका कौन सा स्टेप अप्लाई हो जाएगा? स्टेप नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। नो प्रॉब्लम सर। स्टेप नंबर 5, इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए आपको रियलाइजेशन के कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 की एंट्री सेम हो जाती है कि सर अगर हमारी कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो रही है फर्म को डिसॉल्व करते समय, फर्म को बंद करते समय कुछ छोटे मोटे खर्चे 1500 के होते हैं तो स्टेप नंबर 5 में उस बात की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ओके सर। स्टेप नंबर 6, ये जो एसेट्स है इसको ट्रांसफर करने से पहले ही अगर कोई पार्टनर ट्रांसफर करने के बाद कोई पार्टनर कहता है कि एसेट्स को सेल मत करिए, एसेट्स हम लेकर जाने वाले हैं, तो व्हेन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो स्टेप नंबर 6 लायबिलिटी का जो पेमेंट हमें करना है आउटसाइडर को या इंटरनल लायबिलिटी को, अगर कोई पार्टनर कहता है वो लायबिलिटी का पेमेंट की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, हम पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम
किस बात की एंट्री करेंगे, स्टेप नंबर 7 की एंट्री करेंगे। स्टेप नंबर 8, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कोई एसेट्स ऐसा था जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलेगा तो उसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं स्टेप नंबर 8, और अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलती है तो उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं स्टेप नंबर 9, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पार्टनर करता है तो उसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं स्टेप नंबर 10। ये आपको 10 स्टेप याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। स्टेप नंबर 3, सेल ऑफ एसेट्स। स्टेप नंबर 4, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। स्टेप नंबर 5, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 6, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 7, लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। स्टेप नंबर 8, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। स्टेप नंबर 9, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। स्टेप नंबर 10, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ जब पार्टनर पेमेंट करता है तो उसके लिए स्टेप नंबर 10 अप्लाई करते हैं। 10 स्टेप, 10 जनरल एंट्री। अगर आपको याद है, पता है, लर्न है, सीखी है तो डिसोल्यूशन के चैप्टर में कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये गारंटी है आपको हमारी तरफ से। अच्छा जी सर, हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। जब एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा, एक्सेप्ट कैश, एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। किस वैल्यू पर ट्रांसफर करना है सर? बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, तो हम उसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट्स। यहां पर हम एसेट्स के नाम लिख देंगे, टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीनरी, टू फर्नीचर। अगर आपने टू सन्डी एसेट्स करके एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको सभी एसेट्स के नाम लिखने हैं, उनके सामने बैलेंस शीट में उनकी दी गई वैल्यू को लिखना है, जिस वैल्यू को हम बुक वैल्यू कहते हैं, उनका टोटल लगाकर आपको रियलाइजेशन में लिख देना है। नो प्रॉब्लम सर। फिर हमने कहा ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी इन द रियलाइजेशन अकाउंट, साथ में हम लाइबिलिटी को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप 2। लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हमें ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिजर्व को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नो प्रॉब्लम सर। और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते समय क्या एंट्री करना है सर? सन्डी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्डी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू होगी सर? बुक वैल्यू। और लाइबिलिटी ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान रखना है कैपिटल, रिजर्व और पार्टनर्स लोन को कभी भी हम लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पार्टनर के लोन को नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर्स के फैमिली मेंबर का होगा तो वो आउटसाइडर का लोन है, उसके लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। पार्टनर का लोन नहीं किया जाता है, पार्टनर के फैमिली मेंबर का लोन है तो उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा जी सर। सेल ऑफ एसेट्स, स्टेप नंबर 3, जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टेप नंबर 4, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो सर क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेप नंबर 5, अगर हम किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे आपका 4 और 5 की एंट्री सेम हो जाती है क्योंकि दोनों में लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। स्टेप नंबर 6, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को फर्म से लेकर जा रहा है अपने घर पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि फर्म तो बंद हो ही रही है, उस केस में हमारी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। साथ में सर कहते हैं कि अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेकर जा रहा है तो इस बार हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे सर? हम डेबिट। हम सारे एसेट, सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए जहां भी एसेट्स और लायबिलिटी को लिखने की बात आएगी वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल आप यहां भी अप्लाई करोगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है जहां एसेट्स लिखने की बात आएगी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में सारे एसेट, सारे लायबिलिटी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उन एसेट्स लायबिलिटीज को क्लोज कर चुके हैं, इसलिए हम उनका दोबारा नाम नहीं लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं तो फिर से उनका लेजर खुल जाएगा और फिर से उनको हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। जबकि फर्म क्लोज हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो फर्म के बंद होने का मतलब अब उन्हें दोबारा हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। नो प्रॉब्लम सर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्वेश्चन बता रहा है कि हमने मार्केट में अनरिकॉर्डेड एसेट सेल किया है तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर आप चाहें तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हटा ही दीजिए ताकि आपके माइंड में डाउट खत्म हो जाए। तो सर यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिख देंगे कैश
या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताएगा कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल किया जा रहा है, तो सेल किया जाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेम लायबिलिटी में आपसे क्वेश्चन में बताएगा कि लायबिलिटी में हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो जब भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ से कैश जाएगा, तो हमारी एंट्री में क्या लिखा जाएगा सर? हमारी एंट्री में लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, या कैश अकाउंट लिख देंगे सर, या तो हम क्या लिख देंगे सर? बैंक अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है, तो वहां पर स्टेप 5 की जगह स्टेप 10 अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब फर्म पेमेंट करती है तो रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब यह है कि उसने फर्म के बिहाफ पे अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया है, इसलिए उतना पैसा फर्म की तरफ से उसके अकाउंट में प्लस कर दिया जाएगा। जब भी पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है तो उसका अकाउंट प्लस हो जाता है, जब पार्टनर की कैपिटल डेबिट होती है तो उसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम वहां उतने अमाउंट से माइनस कर रहे हैं। सर अगर अकाउंट बनाना हो रियलाइजेशन अकाउंट का तो कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, जब आपने लेजर बना लिया तो बस उसी लेजर की पोस्टिंग कर देना, और लेजर की पोस्टिंग करने के बाद जो अकाउंट बन के तैयार होगा वही अकाउंट आपके लिए कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, फॉर्मेटिंग नोट्स में मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, आप एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। और हर क्वेश्चन में, शुरुआत के 10 क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन आपसे कहे चाहे आपसे क्वेश्चन ना कहे, आप क्वेश्चन में दोनों चीज़ बनाते चलिए, जनरल एंट्री भी करते चलिएगा और साथ में आप लेजर भी बनाते चलिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री बताइए क्या बात, किस बात की थी? सर पहली एंट्री थी एसेट्स को ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन में, और एंट्री होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन में पोस्टिंग कर रहे हैं तो टू क्या लिख देंगे सर? टू एसेट्स लिख देंगे। और वैल्यू कौन सी होगी सर? तो इसके लिए जो वैल्यू होगी सर वो बुक वैल्यू होगी। नो प्रॉब्लम। एंट्री नंबर 2, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री हो रही है सर। जब लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री बनती है सर? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगा। बाई क्या लिखते हैं? बाई सन्ड्री लायबिलिटी। हम आपसे इसीलिए क्लास 11th में कहते हैं कि लेजर एक बार आप सीख लो, आपको आगे भी काम आएगा। केवल ये लेजर बना रहे, एंट्री की हेल्प से लेजर पोस्टिंग हो रही है। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 की पोस्टिंग हो गई। एंट्री नंबर 3, कैश टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो सर एंट्री हो जाएगी बाई कैश। अमाउंट क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा जितने एसेट्स का नाम है, जैसे यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, तो इन सब की वैल्यू को इनर कॉलम में पहले हम लिख लेंगे, फिर ऐड करके आउटर कॉलम में दिखा देंगे कि कितने का एसेट सेल किया। स्टेप नंबर 3, लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो सर क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी होगी, उसी वैल्यू को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। वैसे स्टेप नंबर 4 की ये भी कहानी है कि लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन चाहे आपसे कहेगा चाहे आपसे ना कहे, लायबिलिटी का पेमेंट हर हाल में आपको क्वेश्चन में करना होता है। तो सर ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 5, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कैश टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो स्टेप नंबर 5 में रियलाइजेशन डेबिट है, कैश क्रेडिट है, तो पोस्टिंग डेबिट में टू कैश के नाम से जाएगी। अमाउंट आप एंट्री से लिख ही लेंगे। स्टेप नंबर 6 किस बात की है सर? स्टेप नंबर 6 है आपके क्वेश्चन में एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेकर जाता है तो सर उसको हम स्टेप नंबर 6 में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टेप नंबर 6 में जब एसेट्स पार्टनर लेकर जाएगा तो एंट्री क्या बनती है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सर पोस्टिंग क्या करेंगे इसकी पोस्टिंग करेंगे हम लोग बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कोई लायबिलिटी पार्टनर लेकर जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आपके माइंड में स्टेप पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट दी होगी। जो कुछ भी डाउट अभी आपको फॉर्मेट में लग रहा है, जैसे ही पहला क्वेश्चन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होता चलेगा। कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तो एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मच मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस चैप्टर में अपने चैप्टर के होने का थोड़ा एटीट्यूड है, यानी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी इस चैप्टर पे कमांड बना पाओगे, अदरवाइज इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट चैप्टर ये बन जाता है। चलिए सर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखा दिया, लायबिलिटी एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर है क्वेश्चन में तो सर क्या करेंगे, बाय कैश, रिलेशन टू कैश होता है तो बाय कैश। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो सर क्या होगा, टू कैश कर देंगे, पेमेंट करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट लगाएंगे। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा तो सर प्रॉफिट, डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो सर लॉस। जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा किसको देना है सर, पार्टनर्स को देना है। किस पार्टनर को देना है, ऑल पार्टनर, यानी टू ओल्ड पार्टनर्स, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर लिख देंगे हम लोग, जैसा रिवोल्यूशन में लिखते थे। और जो जो पार्टनर होंगे, अभी के लिए ए और बी ले लेते हैं, स्पेस भी हमारे पास कम है, तो उनके पीएसआर में हम जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर आपको वो 10 स्टेप याद है, उन 10 स्टेप का लॉजिक पता है, उनकी एंट्री आपको पता है, आपने रिविजन किया है, तो आपका लेजर विद इन 5 मिनट बन के तैयार हो जाएगा। जब आप 10 से 15 क्वेश्चन में एंट्री खूब जल्दी जल्दी आप करते चलोगे तो ये लेजर आपके माइंड में एंट्री चलेगी और लेजर आप बनाते जाओगे। एग्जाम में चाहे आपसे एंट्री पूछे चाहे आपसे लेजर पूछे, आप दोनों कंप्लीट कर लेंगे, कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी बातें हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो यूट्यूब का चैनल जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, साथ में आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप में से कोई भी चैनल पे नया है और पहली बार आप मेरे साथ चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर फ्री क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मैट मिल जाएगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स एकेडमी को, सुधीर सर को, सुधीर मिश्रा के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां पर वीडियो लेक्चर्स या वीडियो क्लासेस की या क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, आज की क्लास यहीं तक और बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में लेके। थैंक यू सो मच।